हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी का 13 तारीख को पहला पेपर है, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन। ठीक है, इस क्लास में इस सब्जेक्ट के हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और गारंटी इस बात की है कि पूरा पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, वो मुझे पता है कि तैयारी आपकी नहीं हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट सडनली आपके सामने आ गई है। आप लोगों को आइडिया भी नहीं था, बच्चे यही सोच रहे थे कि हमारा जो एग्ज़ाम है फरवरी में होगा, जैसा कि हमेशा होते आया है। इस बार एग्ज़ाम एकदम से आ गया और टाइम कम मिला, तो आपकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो अब अगर आप लास्ट टाइम पे हमारी एक क्लास देख लेते हैं तो ये एक क्लास ही आपके लिए पर्याप्त होगी। आइए शुरू करते हैं। ये जो हम पीडीएफ है हमारे सामने खुली हुई, इसमें टोटल 59 क्वेश्चन है। ठीक है, 59 क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें से अभी 2 दिन पहले हमने इसके 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। 1 से लेकर के 10 तक हमने पिछली क्लास में करवा दिए हैं। 11 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 49 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि अभी भी आपके पास समय है, नोट्स आपने नहीं लिए है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। आपको फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 से हमको इसमें शुरू करना है और फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें 2 घंटे में ख़त्म करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन से हम बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार का उल्लेख कीजिए। देखिए, शैक्षिक नेतृत्व में एजुकेशन से संबंधित जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, उसमें नैतिकता का क्या रोल है, शिष्टाचार का क्या रोल है। नैतिकता, मूल्य और चरित्र, नैतिकता, मूल्य और चरित्र, इन तीनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। किसका किसका? नैतिकता, मूल्य और चरित्र, किससे इसका संबंध होता है? मनुष्य के व्यवहार से। देखो, धर्मशास्त्र की दृष्टि से धार्मिक नियम ही नैतिक नियम है। धर्मशास्त्र कहता है, अगर आप धर्म की तरफ जाएंगे तो धर्म ये कहता है कि अगर आप धार्मिक नियमों का पालन करते हैं तो वही नैतिक नियम है। समाज की दृष्टि से देखेंगे तो समाज कहता है कि समाज के जो तौर तरीके हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके हिसाब से चलो, तो सामाजिक नियम ही नैतिक नियम माना जाता है और इनका पालन अगर कर रहे हो वही नैतिकता है। भारतीय समाज जो है ये धर्म प्रधान समाज है। इसमें धर्म को मुख्य यानी कि अहम रोल दिया गया है। अतः सामाजिक और धार्मिक नियमों का पालन करना नैतिकता है। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, लघु रूप है। विद्यालय भी एक समाज का ही हिस्सा है। इसके भी कुछ अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। उसी हिसाब से हमें डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो वही नैतिकता है। नीति शास्त्र में आचरण यानी नीति संबंधी नियम होते हैं, इनका पालन करना नैतिकता है। चरित्र वो शक्ति है जो हमें नैतिकता का पालन करने में सहायक होती है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक चरित्र बल होता है, वो उतनी ही मजबूती के साथ नैतिक नियमों का पालन भी कर पाता है। तो ये हमारा पूछ रहा था कि शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार का क्या रोल है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, सामान्य वृत्तिक शिष्टाचार से संबंधित सलाहों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। शिष्टाचार के सामान्य सलाह को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो है अटायर यानी कि वस्त्र पहनना। शिष्टाचार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है वस्त्र पहनना। देखिए, जो व्यक्ति जिस फील्ड में होता है वो उस हिसाब से अपना पहनावा भी रखता है। तो अब देखिए, शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षा की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको अच्छे यानी कि साफ सुथरे और सिंपल साधारण कपड़े पहनने होते हैं। आपकी पोशाक एकदम सिंपल होनी चाहिए। ये वस्त्र साफ, स्वच्छ और सही रूप में होने चाहिए। वस्त्र ही वो आईना है जो हमें श्रेष्ठ और निकृष्ट का संदेश देते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को उसके कपड़ों के माध्यम से पहचान लेते हैं कि ये किस तरीके का व्यक्ति है। शिक्षक और छात्रों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि और ये वस्त्र देश काल परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। जैसी सिचुएशन, कंडीशन, परिस्थिति है, उसके हिसाब से आप कपड़े पहने। भाई शादी पार्टी में है तो उस हिसाब से कपड़े पहने, कहीं कोई शोक सभा है तो वहां पे आप उस तरीके के सफेद कपड़े पहने, या जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते। तो आप जैसा भी हो, आप जिस सिचुएशन परिस्थिति में हैं उस हिसाब के कपड़े पहने। इनसे शिष्टाचार की झलक मिलनी चाहिए।
समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, देखिए निर्धारित समयानुसार काम करना अर्थात अपने काम के प्रति निश्चितता बनाए रखना शिष्टाचार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने टाइम के हिसाब से ही चलते हैं। अब प्रभावशीलता का मतलब क्या है? प्रभावशीलता शिष्टाचार का एक ऐसा गुण है जो दूसरों को प्रभावित करता है और उन्हें भी शिष्ट यानी सभ्य रहने के लिए बाध्य करता है। अतः छात्रों पर शैक्षिक शिष्ट व्यवहार का प्रभाव होना चाहिए। बैठकों में कैसा व्यवहार हो? समय मीटिंग्स, अगर आप मीटिंग में हैं तो वहाँ पे किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? समय समय पर होने वाली विभिन्न मीटिंग्स में शिष्टाचार की झलक दिखाई देनी चाहिए। शिष्टाचार का ज्ञान बैठकों में भी उसी प्रकार दिया जाना आवश्यक। अगर कोई मीटिंग हो रही है वहाँ भी शिष्टाचार का अच्छा ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार बैठकों के बाहर आवश्यक है वैसे ही बैठकों में भी शिष्टाचार की झलक देखने को मिलनी चाहिए। शिष्टाचार की दृष्टि से संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, हमारी भाषा कैसे हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे वो तरीका हमको आना चाहिए, क्योंकि यही वो साधन है जिसके माध्यम से विभिन्न वार्तालाप और अन्य कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। संप्रेषण के माध्यम से उचित भाषा और प्रकरण का प्रयोग करके शिष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा था जो पूछ रहा था सामान्य वृत्तिक शिष्टाचार से संबंधित अगर सलाह है कोई तो उसमें पहली बात तो वस्त्र अच्छे होने चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, बैठक में आप कैसा व्यवहार करेंगे और आपके कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी नेतृत्व में क्या अंतर होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। प्रजातांत्रिक नेतृत्व और निरंकुशवादी नेतृत्व, देखिए प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व है इसमें कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता एक हाथ में न होकर उसका विकेंद्रीकरण होता है, यानी वो अलग अलग लोगों के हाथ में पावर होती है। निरंकुशवादी नेतृत्व में सर्वोच्च सत्ता एक ही हाथ में रहती है, यानी कि एक ही व्यक्ति कोई मालिक होता है, जो वो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। यहाँ पे डिसीजन से सबकी सहमति से लिए जाते हैं। जब तक सब लोग हाँ ना कर दें किसी काम के लिए तब तक उस काम के लिए कदम नहीं उठाया जाता। यहाँ नेता अकेले ही डिसीजंस लेता है, बाकी सबको ऑर्डर दे देता है कि ये डिसीजन है और भाई सबको इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। कुछ लोग जो लीडर के बहुत क्लोज हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, बाकी लोगों की बात भी नहीं सुनी जा रही है, उनसे सही से बात की भी नहीं जा रही है। अधिकतम सदस्यों की सहभागिता से काम होता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इंक्लूड होते हैं तभी काम होता है। यहाँ नेता अपनी इच्छा से काम करता है। प्रशंसा और निंदा का कोई ठोस आधार होता है। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसका कोई ठोस आधार होगा, यदि आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसका भी कोई ठोस आधार होगा। यूं ही आप किसी को कुछ कहना शुरू नहीं कर देंगे। प्रशंसा और निंदा का कोई ठोस आधार नहीं होता है। नेता पर इतनी अधिक निर्भरता नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग मिलकर के काम करते हैं, तो ज़्यादा जो है पूरी तरीके से पूरा ग्रुप नेता पर डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पर नेता पर निर्भरता बहुत अधिक होती है। व्यक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, वो त्यागने लायक है। यानी कि व्यक्ति को बराबर ना तो उसको सम्मान मिलता है ना उसकी बात सुनी जाती है। नेता ही सब डिसीजंस लेता है, अपने हिसाब से काम करता है, तुम जाना चाहो चले जाओ। तो इस तरीके से ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व और निरंकुशवादी नेतृत्व में अंतर आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रबंधन के मुख्य कार्यों को संक्षेप में समझाइए। प्रबंधन के प्रमुख कार्य क्या हैं? एक तो है नियोजन। किसी काम को प्रारंभ करने से पहले उसके हर पहलू पर भली भांति विचार करना, योजना बनाना, यही तो नियोजन है। भाई किसी भी काम को शुरू कर रहे हो तो पहले उसकी पूरी प्लानिंग कर लो, पूरा प्लान तैयार करें पहले उसका। संगठन करना, प्रबंधक द्वारा संस्था में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है कि व्यक्तियों में पारस्परिक संबंधों का विकास हो और वे संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके काम कर सकें। नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण देना, वेतन देना, मूल्यांकन, पदोन्नति और सेवा मुक्ति, इन सभी को सम्मिलित उसमें किया जाता है। निर्देशन की बात करें तो निर्देशन प्रबंधन का वो काम है जो संगठित प्रयासों को आरंभ करता है, प्रबंधकीय डिसीजंस या निर्णयों को काम के रूप में परिणत करता है। समन्वय यानी कि सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। समन्वय वो एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो एक संस्था प्रतिष्ठान के विभिन्न सदस्यों के प्रयत्नों को इस प्रकार नियमित करती है कि उनके हित और लक्ष्य संस्था के हितों और लक्ष्यों में एक रूप में हो जाएं। नियंत्रण की बात करें तो वर्तमान संस्थाओं में नियंत्रण कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है।
प्रबंधन को नियंत्रण करते समय व्यक्तियों के बजाय काम पर नियंत्रण करना चाहिए। योजना, संगठन करना, नियुक्ति करना, समन्वय और नियंत्रण के अतिरिक्त प्रबंधन के कार्य हैं एकीकरण, संदेशवाहन, अभिप्रेरणा, निर्णय लेना और नव प्रवर्तन आदि। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट, जिसमें पूछ रहा था कि प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसका काम प्लानिंग करना है, संगठन करना है, सबको साथ में लेकर के चलना है और नियुक्ति करनी है भाई, किसी को उसको जो है कि वेतन देना हो गया और किसी को प्रमोट करना हो गया, और सेवा मुक्ति, अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसकी जगह पर नया कौन आएगा, ये सारे काम है। गाइड करना है सबको साथ में, समन्वय कोऑर्डिनेट करके चलना है, कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ये सारे काम है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो अभी हमने पीछे जब 2 दिन पहले इसकी क्लास हुई थी तो हमने उसमें एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। आज हमसे पूछ रहा है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ ही बता दीजिए। तो आइए समझते हैं। विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है वही महत्व कक्षा के लिए अध्यापक का भी होता है। कक्षा के लिए अध्यापक का भी वही काम होता है। विद्यालय प्रबंधन संस्था के मुखिया के गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन कक्ष का प्रबंधन यानी क्लासरूम का मैनेजमेंट कक्षा अध्यापक की पूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। अध्यापक से अपनी कक्षा का नियंत्रण यानी प्रबंधन करने की उम्मीद की जाती है कि जो टीचर है वो अपनी क्लास को पूरा कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, मैनेजमेंट करेगा, उसका मैनेज करेगा क्लास को पूरी तरीके से। कक्षा प्रबंधन में क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर को पर्यवेक्षीय स्टाफ यानी सुपरवाइजरी स्टाफ, विद्यालय का मुखिया और अन्य नियंत्रण अधिकारियों, निरीक्षण स्टाफ या विद्यालय के प्रबंधन मंडल की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, जो भी काम उसको सौंपा गया है वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करे। ठीक है, अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, समझिए पॉइंट को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको उन्नत और प्रभावशाली बनाए जाने के लिए शिक्षक द्वारा की गई उन सभी प्रक्रियाओं को कक्षा कक्ष प्रबंधन का मूल तत्व माना जाता है, जिससे शिक्षक एवं छात्र अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। साथ ही कक्षा शिक्षण में उत्पन्न बाधाओं को कम किया जाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन यही तो कहलाता है। जॉन डीवी का विचार है, कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं अथवा बाधा डालती हैं, प्रेरित करती हैं या फिर उसको रोक लेती हैं। ज्योति कृष्ण का विचार है कि देखिए, परिभाषा आपको रटनी पड़ेगी, परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी हर टॉपिक की। कक्षा कक्ष समाज में स्थापित संस्था है। कक्षा में दी जाने वाली निर्देशन प्रक्रिया अध्यापक द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण व्यवहारों द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को परिष्कृत करने के उद्देश्य को पूरा करती है। ठीक है, तो ये 2 परिभाषाएं आपको रटनी है और ये कंटेंट इसमें लिखना है। अब देखिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। पहला है कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में क्या जाता है भाई, एक तो सामान्य सिद्धांतों को योजनाबद्ध ढंग से सीखा और उनका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। ये उन समस्याओं से निपटने के लिए अध्यापक को सशक्त आधार प्रदान करते हैं, एक मजबूत बेस प्रदान करते हैं, जिनके लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित पूर्ण धारणाओं के रूप में होते हैं। क्या होते हैं समझिए। अच्छा, एक बात मैं फिर कह दूं, आप ये मत कहिएगा कि सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, बस जो लिखा था वही पढ़ा दिया। समय है नहीं, एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि बस आप एक बार नज़र डाल लीजिए इस पर, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में अपने तरीके से बना के लिखना है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि आप एक बार इस पर नज़र पड़ जाए आपकी, बस कि हाँ ये आत्मनियंत्रण होता है, इसमें ये होता है, बस आपकी एक नज़र पड़ जाएगी इस पे। तो इसी से आप बना के लिख देंगे। मैं एक एक शब्द को समझा सकता हूँ, एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन वो समय यहाँ पे है नहीं। आइए, सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित पूर्ण धारणाओं के रूप में। पहला क्या है, पहला है हमारा सेल्फ कंट्रोल। अध्यापक का लक्ष्य न केवल बाहरी नियंत्रण का प्रयोग करना होता है कि वो बाहर से कंट्रोल करे, बल्कि आत्मनियंत्रण को भी विकसित करना होता है कि बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। बच्चे के अंदर उसको ऐसा डेवलप करो कि वो खुद डिसिप्लिन हो जाए। समझ और स्वीकृति, जब छात्र कक्षा कक्ष के नियमों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं
तो उनके द्वारा इनका पालन किए जाने की संभावना बढ़ जाती है कि जब वो समझ लेते हैं कि हमारे स्कूल के रूल नियम ये हैं, क्लास में इस हिसाब से रहना है, तो खुद डिसिप्लिन हो जाते हैं। अपनी रुचि, रुझान, योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण काम में लगे हुए छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्या भी इसमें कम हो जाती है। उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क की अगर बात करें तो प्रबंधन द्वारा केवल नियंत्रण पर बल दिए जाने की अपेक्षा उत्पादक कार्य में व्यतीत किए गए छात्रों के समय को अधिकतम करने की ओर अपना ध्यान लगाया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं। क्या है? कुछ विशेष सिद्धांत भी हैं। क्या है विशेष सिद्धांत? कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत, नंबर 1 तो नियोजन, स्वतंत्र क्रियाओं और संगठित पाठों का नियोजन किया जाना चाहिए, यानी कि एक पूरी तरीके से प्लानिंग बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग अति आवश्यक है। दूसरा है प्रोत्साहन, प्रयास और संकेतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान किया जाना है। जो बच्चा, जो बालक अच्छा व्यवहार कर रहा है उसकी तारीफ करना बनता है, तो बच्चा और अच्छा करने का प्रयास करेगा, है ना। कोई गलत कर रहा है तो उसको थोड़ा डांट फटकार भी सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, छात्रों को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मिनिमम डिसरप्शन, बाधा और विलंब न्यूनतम होना चाहिए। ऐसे ही क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? किसी भी चीज में देरी ना हो, विलंब बहुत कम हो, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्पष्ट नियम हो, जब आवश्यकता हो तो स्पष्ट नियम स्थापित किए जाने चाहिए। रिवार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, यह निश्चित करने के लिए कि छात्रों को जानकारी हो कि क्या करना है और इसे करने के लिए वे मोटिवेट भी हों। वांछनीय व्यवहार का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और ऐसे व्यवहार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जहां बालक अच्छा काम करे उसे रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। गुड एटमॉस्फेयर, कक्षा में अच्छा वातावरण स्थापित किया जाना चाहिए और समय तथा प्रयास को अधिकतम किया जाना चाहिए। अधिक समय और अधिक प्रयास के माध्यम से अच्छा वातावरण और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये हम समझ रहे थे कि क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने समझा। ऊपर हमने क्लासरूम मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स को समझा और हमने क्या समझा, ये क्वेश्चन लॉन्ग था हमारा। हमने क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किया। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि विद्यालय के प्रकार क्या होते हैं, जरा हमको बताओ। विद्यालय के प्रकारों पर प्रकाश डालना है। विद्यालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह विभिन्नता उनके स्वरूप, ढांचे, प्रशासन, विचारधाराएं, उद्देश्य, भौतिक संसाधन के आधार पर होती है। पहला है हमारा केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय देखिए, यह अखिल भारतीय स्तर द्वारा संचालित है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरे होते हैं नवोदय विद्यालय। यह संस्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित है जो ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। निजी विद्यालय, ऐसे विद्यालय जिनका पूरा संचालन निजी संस्था द्वारा होता है, प्राइवेट जो है संस्था द्वारा होता है। ऐसे विद्यालय में कर्मचारी का वेतन संस्था द्वारा ही दिया जाता है। संस्कृत विद्यालय होते हैं। इन विद्यालयों में वेदों का अध्ययन कराया जाता है। पूजा, प्रार्थना, मंत्र इनकी दैनिक गतिविधियों में शामिल होता है। मूलतः संस्कृत पर अधिक ध्यान इसमें दिया जाता है। मिशनरीज स्कूल, ब्रिटिश काल से ईसाई धर्म से जुड़े संगठनों से प्रभावित ये विद्यालय सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय, इन विद्यालयों का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के पास रहता है। सेना के प्रशासनिक अधिकारी इनका प्रशासन करते हैं। मिलिट्री स्कूल भी होते हैं। ये विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। मदरसा भी होते हैं। मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा इसमें दी जाती है। मकतब और मदरसा है ना, आप लोग उसमें 3rd सेमेस्टर में हैं, आप बीएड 4th सेमेस्टर में आप मकतब मदरसा खूब पढ़ेंगे और मकतब मदरसा से भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ इतना जानो कि मदरसा जो है मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आदर्श विद्या मंदिर मूलतः विद्या भारती द्वारा संचालित है एवं हिंदी भाषा पर मुख्यतः जोर देती है। सरकारी स्कूल, राज्य सरकार द्वारा जनता को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर पर विद्यालय की योजना है। वर्तमान में सभी गांव में इस प्रकार के विद्यालय मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि विद्यालय के प्रकार क्या है। आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए,
है ना। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे मिला करके पूछता है, टॉपिक्स मिला करके एक लॉन्ग बना देता है। तो आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि पूरा लॉन्ग ही आप पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन कहता है संस्थागत शासन से आपका क्या तात्पर्य है। संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है वो भी हमको बताना है। संस्थागत शासन, क्वेश्चन कहता है संस्थागत शासन से अभिप्राय किसी संस्था या संस्थान के प्रशासक के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमित रूप से नियुक्त प्रशासक या सदस्यों से होता है। यह संस्थान चाहे शैक्षिक हो या अन्य कोई, उसकी प्रगति एवं विकास के लिए नियमित रूप से प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक है। विद्यालय में ये भूमिका प्रधानाचार्य को ही निभानी होती है। संस्थागत प्रशासन और विद्यालय के विकास के लिए प्रधानाचार्य के एक प्रशासक के रूप में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। विद्यालय की प्रगति एवं विकास के लिए प्रधानाचार्य नवीन यानी नई नीतियों का निर्धारण और पूर्व में लागू नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन करता है, यानी नई नीतियों का निर्धारण करता है, नए नियम कानून लगाता है और जो पुरानी नीतियां चली आ रही हैं उन पर और ठीक से काम करता है ताकि ठीक से वो चल सकें। टीचर्स को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार काम का वितरण कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट में अच्छा है उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिए जाते हैं। टीचर्स को विद्यालय की विभिन्न उप समितियों के सदस्य के रूप में उनके दायित्वों को समझना और विद्यालय के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का निर्धारण, जैसे कार्यशाला है, सेमिनार है, संगोष्ठियों का समय समय पर आयोजन करना हो गया। छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक विकास के लिए उनके क्षेत्र भ्रमण के लिए योजना बनाना कि कैसे बच्चों को जो है क्षेत्र घुमाने लेकर के जाना है और कार्य रूप में उसको लागू करना। छात्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न नई टीचिंग मेथड्स है ना और प्रविधियां, तकनीक, टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग को बढ़ावा देना। छात्रों की संख्या संस्थान में अधिक अगर हो गई है तो नए विद्यालय भवन के लिए उच्च अधिकारियों या प्रबंधन के पास प्रार्थना पत्र देना कि बच्चे बढ़ गए हैं, हमें और एक कमरे की जरूरत है। छात्रों की समस्या के समाधान के लिए टीचर पेरेंट मीटिंग जो है वो भी समय समय पर करवाते रहना चाहिए, पीटीएम जो है कराते रहना चाहिए। संस्थान के विकास में समुदाय के योगदान को प्राप्त करने के लिए समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और उसके लिए नई नीतियों का निर्धारण भी करना जरूरी है। विद्यालय में टीचर्स, स्टूडेंट और अन्य कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। मतलब गैर शैक्षणिक कार्यक्रम हो गए जिसमें शिक्षा की बात ना हो करके अदर टॉपिक्स पर बात की जानी चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई जिसमें क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था संस्थागत शासन आपने समझा और संस्थागत प्रशासन के रूप में प्रधानाचार्य का क्या रोल होता है वो आपने समझा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि शैक्षिक प्रशासन के क्या सिद्धांत होते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत समझिए। व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत, एक तो व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दिया गया है। शिक्षा फाइल केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए, या यूं कहें कि शिक्षा पुस्तक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। ऐसी शिक्षा हो हमारी। सामाजिक और राष्ट्रीय हित का सिद्धांत, यानी कि प्रशासक का ये महान कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संगठन राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण के उद्देश्यों, आदर्शों, क्रियाओं, भागों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही करें, जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाएगी। समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप का सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासक को समाज के राजनीतिक ढांचे के अनुरूप ही अपने उद्देश्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों को अपनाना चाहिए, तभी योजनाएं सफल होंगी और देश तथा समाज को लाभ पहुंचेगा और लोगों की आस्था भी उनमें बनी रहेगी। शिक्षा दर्शन पर आधारित, शिक्षा प्रशासन उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। दर्शन शिक्षा प्रशासक का पथ प्रदर्शक है। जो दर्शन है वो क्या है? शिक्षा प्रशासन को रास्ता दिखाने वाला है और उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जिसके आधार पर विद्यालय का मार्गदर्शन होता है, जिससे वह उचित वातावरण उपस्थित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है क्षमताओं के अनुसार कार्य विभाजन का सिद्धांत, जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से उसको काम बांट दिया जाए।
शैक्षिक प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि शिक्षा से संबंधित प्रधानाचार्य, टीचर्स और प्रबंधक आदि की क्षमता के अनुसार काम का विभाजन करें। जिसकी जितना क्षमता है उसके हिसाब से उसको उतना ही काम दिया जाए, जिससे वो लोग अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निभाएं। प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत, यानी कि सब लोग एकजुट होकर के काम करें। विद्यालय का प्रबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने व्यक्ति विद्यालयों से संबंधित, जैसे आपके प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, कार्यकारिणी के सदस्य, लिपिक, छात्र आदि सभी एकजुट होकर समन्वित रूप से विद्यालय के लाभ के लिए प्रयास करें, जिससे स्कूल का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था शैक्षिक प्रशासन के क्या सिद्धांत हैं, वो हमने समझा। अगला प्रश्न लीजिए, विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है? देखिए, पर्यवेक्षण प्रशासन की सहायक प्रणाली है। पर्यवेक्षण क्या है? प्रशासन की सहायक प्रणाली है। प्रधानाध्यापक का ये दायित्व होता है कि जो कार्यक्रम और क्रियाएं उसके द्वारा प्रारंभ की गई हैं, जो भी कार्यक्रम, जो भी क्रियाएं उसके द्वारा शुरू की गई हैं, जिनका कार्यभार अधीनस्थ टीचर्स को सौंपा गया है, उनका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं। यदि कार्य उचित दिशा निर्देशानुसार नहीं हो रहा है तो उनमें सुधार किया जाना अपेक्षित है। अतः समस्या का निदान और उसका समाधान यानी उपचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। प्रोफेसर रायबर्न कहते हैं कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। बहुत प्यारी परिभाषा है, याद रखिएगा। प्रोफेसर रायबर्न कहते हैं कि विद्यालय जीवन में कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो प्रधानाध्यापक के ध्यान से बच सके। वह छात्रों को बनाने में या न बनाने में योगदान देता ही देता है। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक को अनेक क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है। जैसे क्या क्या करना होता है भाई? उसको कक्षा शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण भी तो करना होता है। कक्षा कार्य का पर्यवेक्षण, शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक का महत्वपूर्ण काम है। विद्यालय समय सारणी के आधार पर स्कूल का जो भी टाइम टेबल है उस आधार पर शिक्षण कार्य चल रहा है या नहीं, ये देखना किसका काम है? प्रधानाध्यापक का काम है। शिक्षक समय पर कक्षा में जाते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बेल लग गई है 10 मिनट तक टीचर अपना स्टाफ रूम में बैठ के ही बतिया रहे हैं या खाली बैठे हैं। प्रधानाध्यापक को कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण करते समय केवल उनकी गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए कि मुझे गलती निकालनी है, बल्कि ये भी देखना चाहिए टीचर्स को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, टीचर्स शिक्षण में सहायक सामग्री उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही? जो भी हमें चीजें पढ़ाने के लिए चाहिए, मान लीजिए भूगोल की क्लास है, वहां पे पता लगे मैप ही नहीं है, ग्लोब नहीं है, तो टीचर कैसे चीजों को एक्सप्लेन करके समझाएगा? ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ गलतियां ढूंढने मत जाओ टीचर्स की। पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण, विद्यालय पाठ्यक्रम का आवश्यकता अनुसार निरंतर पुनरीक्षण होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए और नए प्रयोगों को स्वीकार करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे कार्य प्रभावशीलता में वृद्धि हो। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण, प्रधानाध्यापक को छात्रों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं निरंतर हो रही हैं या नहीं। पाठ सहगामी क्रियाओं का विभाजन शिक्षक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रख करके ही करना चाहिए कि मतलब टीचर का इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है और उसकी उतनी क्षमता है भी कि नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती काम थोप रहे हैं। अरे शर्मा जी चला लोगे, तुम तो इंग्लिश बढ़िया जानते हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाते तो क्या हुआ, है ना। मान लीजिए भले वो हिंदी का टीचर है, अरे इंग्लिश और देख लेना, वो नहीं होना चाहिए। उसकी क्षमता को भी ध्यान में रखो। हॉस्टल एवं पुस्तकालय का पर्यवेक्षण, प्रधानाध्यापक को हॉस्टल और पुस्तकालय का पर्यवेक्षण करना चाहिए। हॉस्टल में प्रयत्न करना चाहिए कि घर जैसा वातावरण बने, अच्छा भोजन मिले और सब सहयोगी बन करके रहें। खुद भी खाना खाकर चेक करना चाहिए कि खाना बढ़िया है कि नहीं है। जहां खाने का प्रबंध हो रहा है वो भी देखना चाहिए, साफ सफाई है कि नहीं है ना। जहां बच्चे खाते हैं, टीचर्स खाते हैं, ठीक है। डाइनिंग हॉल का पर्यवेक्षण भी करना चाहिए। वित्तीय व्यवस्था और कार्यालय का पर्यवेक्षण भी तो जरूरी है। प्रधानाध्यापक द्वारा वित्तीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना महत्वपूर्ण है।
प्रतिदिन कैश बुक का अनुसरण किया जाना चाहिए। कार्यालय में जाकर के प्रधानाध्यापक को अलग अलग प्रकार के रजिस्टर भी देखने चाहिए, खाते देखने, अकाउंट चेक करने चाहिए। इससे पता चलेगा कि शिक्षक और अन्य कर्मचारी कितने ध्यानपूर्वक और निरंतर तरीके से काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था पूछ रहा था, बढ़िया क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका हम लोगों ने समझ ली। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। देखिए, अमेरिका की विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की समिति ने स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों को इन शब्दों में परिभाषित किया है। किन शब्दों में परिभाषित किया है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ जीवन यापन और स्वास्थ्य शिक्षा आदि विद्यालय प्रक्रियाएं हैं जो बालकों और विद्यालय अधिकारियों के स्वास्थ्य की स्थापना और उन्नति के लिए योगदान देती हैं और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का निर्माण करती हैं। ठीक, ये इन्होंने परिभाषा दी है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी कार्यक्रम को चलाया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं जो होती हैं उनसे संबंधित कार्यक्रम को चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से अधिक स्वास्थ्य विकास करना है। बच्चे का हेल्थ यानी व्यक्ति का हेल्थ डेवलपमेंट हो सके। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सुझाव पर की गई थी। आंगनवाड़ी में बच्चों की जांच साल में 2 बार होगी। कितने बार? 2 बार। और स्कूल जाने वाले बच्चों की कम से कम 1 बार पूरी स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया की निगरानी, सहायता के लिए ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक नियुक्ति करने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं वो जानेंगे। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य, स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान की जाए, बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ाया जाए, स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ाया जाए, अच्छा पानी मिले बच्चों को पीने के लिए, स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग और ध्यान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बालकों में विभिन्न आदतों एवं रुचियों का विकास करना चाहिए, स्वच्छता सप्ताह और स्वास्थ्य सप्ताह मनाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्यालय नेता के रूप में प्राचार्य की क्या भूमिका होती है। आपके जो प्रिंसिपल हैं वो विद्यालय नेता के रूप में कैसे, उनका क्या रोल हो जाता है। प्राचार्य विद्यालय का मुखिया होता है। विद्यालय के सभी काम उसी की देखरेख और उसी के नियंत्रण में होते हैं। वह विद्यालय के सभी काम को सही दिशा निर्देश और नेतृत्व प्रदान करता है। वह अपनी कार्य कुशलता से विद्यालय को उन्नत बनाता है, आगे बढ़ाता है ना। सामाजिक परिवर्तन और मांगों के अनुरूप जैसे जैसे समाज बदलता है, जो जो समाज की आवश्यकता रहती है, समाज बच्चों से या विद्यालय से जो अपेक्षाएं रखता है, विद्यालय उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता है, जिसके पीछे प्राचार्य का हाथ होता है। तो परिवर्तनों और मांगों के अनुरूप विद्यालय गतिविधियों और पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने का काम भी आपके प्राचार्य जी करते हैं। प्राचार्य के व्यक्तित्व, गुण और कार्यशैली जैसी होती है वैसे ही संस्था में कार्यप्रणाली विकसित होती है। प्राचार्य टीचर्स के समक्ष अपने को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षकों के साथ समय समय पर कक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करना, उनको अपनी बात कहने का अवसर देना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए उनको सुझाव भी देना आदि के द्वारा वह टीचर्स को क्या करता है? नेतृत्व प्रदान करता है। आखिर वो पूरे विद्यालय का नेता है। अच्छे नेता में प्रशासनिक और प्रबंधकीय गुण भी होते हैं। कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य कुशल नियोजक होना चाहिए, उचित डिसीजंस लेने की उसके अंदर क्षमता हो और वह वार्तालाप में भी अच्छा हो, बातचीत करने में अच्छा हो, लोगों से काम करवाने, उनको प्रेरित करने का कौशल भी उसके अंदर हो और मतभेद तथा द्वंद्वों को सुलझाने की कला भी वो जानता हो। प्राचार्य के रूप में नेतृत्व साहित्य के विषय अध्ययन के बाद वो स्वयं की भी एक ऐसी नेतृत्व शैली विकसित कर सकता है जो उसे स्वयं, विद्यालय संगठन एवं सहयोगी शिक्षकों और कर्मियों को पसंद हो। वह किसी एक नेतृत्व मॉडल पर चलकर विद्यालय के किसी की गति भी देख सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे थे कि कैसे एक प्राचार्य विद्यालय का नेता के रूप में वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करता है। क्वेश्चन कहता है, विद्यालय के शैक्षिक प्रशासन में मानवीय संबंधों का उल्लेख कीजिए। विद्यालय में मुख्य रूप से 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। एक तो प्रशासक, प्रधानाचार्य, दूसरा शिक्षक, तीसरा छात्र।
इनके आपसी संबंधों में 3 संबंध होते हैं। प्रशासक छात्र से संबंध रखता है, प्रशासक और शिक्षक का संबंध होता है, प्रशासक और समुदाय का भी संबंध होता है, यानी कि इनका आपस में क्या होता है, संबंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रशासक छात्र संबंध और प्रशासक शिक्षक संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है। भाई ये मानवीय संबंध तो हैं, जहां प्रशासक और छात्र का संबंध है, प्रशासक टीचर्स का संबंध है। ये कैसा संबंध है, मानवीय रिलेशनशिप है, ये है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप है। शिक्षक प्रशासक के आपसी संबंधों का प्रभाव पूरे विद्यालय में देखा जा सकता है। प्रशासक प्रशासन को अच्छा संबंध बनाना चाहिए जिससे कि संगठन का विकास हो। एप्पल मेयो ने स्पष्ट किया कि मनुष्य मशीन नहीं है। व्यक्ति तभी अच्छा काम करता है जब उनके जो काम वो कर रहे हैं उसको आप मान्यता प्रदान करते हैं, सराहना भी करते हैं। अतः कुशल प्रशासन के लिए सुंदर मानवीय संबंध आवश्यक है ना। क्या होना चाहिए, अच्छा रिलेशन जरूरी है। संगठन में काम करने वालों को भौतिक सुविधाएं देने पर उनमें दक्षता आती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को अच्छा वेतन और सुविधाएं दी जाएं परंतु उसके साथ व्यवहार अच्छा ना किया जाए तो उस व्यक्ति की तुलना में योगदान नहीं देता। जिसे वेतन और सुविधाएं तो कम है परंतु संगठन में उसका उचित सम्मान है ना। तो अगर आप उसको व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं लेकिन वेतन अच्छा दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके साथ वो भी अच्छा व्यवहार तो है ही नहीं, खाली वेतन से कुछ नहीं होता। दूसरे को आप व्यवहार पूरा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वेतन कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है जिसको आप ज्यादा सम्मान दे रहे हैं वो आपसे ज्यादा कनेक्ट है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग तब तक पूरी निष्ठा के साथ काम नहीं करते जब तक उन्हें प्रशासन संबंधी कार्यों का नीति निर्धारण में सहगामी नहीं बनाया जाता। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, समझाइए। देखिए, शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा योजनाएं बनाना और उन्हें व्यवहारित करना, यानी कि जो योजना आप बना रहे हैं उस पर आप काम भी करें। शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए साधन जुटाना और अनुकूल शैक्षणिक पर्यावरण उत्पन्न करना। बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी शिक्षा से संबंधित अनुकूल वातावरण तैयार करो। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उनकी विभिन्न शक्तियों को प्रशिक्षित करना, उनके दृष्टिकोणों को विकसित करना और उनके चरित्र का भी विकास करना। शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना और उनका उचित निर्वाह करना। शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, मूल्य, मान्यताओं, सिद्धांतों इनका निर्वाह करना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रम, क्रियाकलाप और गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना। ये हम समझ रहे थे कि शिक्षा में प्रबंधन के ये उद्देश्य होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, कहता है संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण में निहित तत्वों का वर्णन कीजिए, अथवा टीम के निर्माण में संप्रेषण का क्या महत्व है हमको बताना है। पॉइंट कहता है प्रभावी टीम का निर्माण, अफेक्टिव टीम बिल्डिंग। जब किसी टीम के सदस्य प्रभावी रूप से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने में सफल होते हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है, सामने वाला कह रहा है, हम उसकी बात को समझ रहे हैं, तो उनमें आपसी विश्वास पैदा हो जाता है। वो आपस में एक दूसरे के प्रति उनका क्या हो जाता है, विश्वास पैदा होता है, जिसके कारण एक प्रभावी टीम का निर्माण होता है। प्रभावी संप्रेषण तंत्र का महत्व कोविड-19 महामारी के समय और भी स्पष्ट हो गया, जब अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दे दिए। गुड कम्युनिकेशन, नेतृत्व में अच्छे संचार का होना पहला कदम है। अच्छे संचार के कौशल में मौखिक, गैर मौखिक, सूचना लिखना, ये सारे घटक इसमें शामिल होते हैं। अच्छा संप्रेषण एक प्रभावी संप्रेषण साबित होता है। ये समझना आवश्यक है कि किस सिचुएशन में कौन सी संप्रेषण विधि शामिल की जाए जिससे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। समस्या समाधान की बात करें तो संप्रेषण के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अच्छा संप्रेषण टीम वो कुंजी है जो सही रास्ता दिखाती है। अच्छे संप्रेषण का न होना सबसे बड़ी समस्या है। अगर बातचीत अच्छी नहीं है, वार्तालाप अच्छा नहीं है, विचारों का आदान प्रदान अच्छा नहीं है, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम जो नेतृत्व को असमंजस में डाल देती है। कर्मचारी संतोष, उत्साहजनक संप्रेषण कौशल कर्मचारियों में संतोष पैदा करता है। अच्छा संचार कौशल संप्रेषण कार्यस्थल के प्रति वफादारी की भावना को भी बढ़ा देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण में कैसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, वो हमने समझा। आइए शॉर्ट विश्लेषण क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। शॉर्ट विश्लेषण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। शॉर्ट विश्लेषण 1960 के दशक में अल्बर्ट हम्फ्री द्वारा गढ़ा गया
एक शब्द है, यानी शॉर्ट विश्लेषण शब्द किसने दिया? अल्बर्ट हम्फ्री ने। इसमें ताकत, स्ट्रेंथ, कमजोरी, वीकनेस, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। किसी विद्यालय की ताकत, कमजोरी, अवसर और धमकियां जानने के लिए और उनके अनुसार काम करने के लिए शॉर्ट विश्लेषण किया जाता है। शॉर्ट 4 अलग अलग अक्षरों को जोड़ करके बनाया गया एक शब्द है जो इस प्रकार है। क्या है? S फॉर होता है स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स, यानी कि ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। तो मुख्य रूप से शॉर्ट विश्लेषण हमारे अंदर की ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों को पहचानने में मदद करता है। हम कह सकते हैं ये एक शब्द नहीं बल्कि एक तकनीक है जो कि हमारे अंदर उपरोक्त चारों स्तंभ है का विश्लेषण करने में मदद करता है। शॉर्ट विश्लेषण की सहायता से हम किसी भी व्यावसायिक अथवा शैक्षिक संस्थान के भविष्य का विश्लेषण कर सकते हैं। शॉर्ट विश्लेषण की आवश्यकता को समझिए। शॉर्ट विश्लेषण की क्या आवश्यकता है इसको हम लोग समझेंगे। एक छात्र के रूप में सफल होने के लिए आपको एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है, आपको एक विशेष स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। रणनीतिक निर्णय लेते समय, डिसीजंस लेते समय विचार करने के लिए अनेक कारक होते हैं। शॉर्ट आंतरिक विश्लेषण है। शॉर्ट क्या है? एक आंतरिक विश्लेषण है। इसकी सहायता से हम छात्रों की खूबियों, कमजोरियों, अवसर और चुनौतियों के बारे में जान सकते हैं। इस विश्लेषण में अध्यापक प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार करते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? क्वेश्चंस की एक श्रृंखला तैयार करते हैं। फिर छात्रों को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर अध्यापक उनका मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की खूबियां और कमियों के बारे में जाना जा सकता है। अध्यापक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। टीचर यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइए मैं बताता हूँ। एक तो आपके अंदर कौन से कौशल और क्षमताएं हैं, इससे हमें बच्चे की खूबी पता लगेगी। आप किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ पता लगेगी। आपके कौन से व्यक्तिगत गुण आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी ताकत क्या है, आप किसी और से बेहतर क्या कर सकते हैं, इससे पता चलेगा बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। एस कंप्लीट हो गया। अब डब्ल्यू की बात करेंगे। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, यानी कमजोरी और बच्चों का गुण क्या है, अवगुण यानी, ठीक है, आपके अंदर कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं, आपकी क्षमताओं में किस चीज़ की कमी है, आपको कौन से कौशल हासिल करने हैं, आपकी पढ़ाई में कमी आने के कारण क्या है, क्यों आप पीछे रह गए, आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। ये क्या हो गया? वीकनेस। इससे हम क्या करेंगे? बच्चों की कमजोरी का पता लगाएंगे। SW, O बचा, O फॉर अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर। यहाँ बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अपने लिए कौन से अवसर उपलब्ध करवाना चाहते हो, कौन सा मौका ढूंढ रहे हो तुम, कौन सी परिस्थितियां आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हेल्प करेंगी, कौन से लोग आपकी सहायता और सहयोग कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाधाएं और खतरे, आपको किन किन बाधाओं का सामना करना है, कौन से विचार आपके विकास में बाधक हैं, कौन कौन से डर ने आपको जकड़ा हुआ है, कौन से लोग आपकी शैक्षिक प्रगति में बाधा बन सकते हैं। उपरोक्त प्रश्नों की सहायता से अध्यापक छात्र का मूल्यांकन करता है। अध्यापक क्या करता है? छात्र का मूल्यांकन करता है और छात्र के उज्जवल भविष्य के लिए योजना भी तैयार करता है। तो ये समझ गए। अब ये क्या है, हमने समझा यहाँ पे शॉर्ट विश्लेषण की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, अब विद्यालय प्रबंधन में शॉर्ट विश्लेषण का महत्व क्या है इसको समझिए। अनेक प्रकार के व्यावसायिक प्रबंधन के साथ विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन में भी शॉर्ट विश्लेषण का महत्व बढ़ गया है। विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति के लिए शॉर्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है समझिए। देखिए, विद्यालय प्रबंधन में शॉर्ट विश्लेषण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। क्या है बिंदु? एक तो शॉर्ट विश्लेषण विद्यालय प्रबंधन का नियोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण प्रभावशाली तरीके से करता है। शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से किसी भी संगठन के सकारात्मक पहलुओं को जानने में मदद मिलती है। किसी भी योजना को बनाने से पहले उस योजना की ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों को समझना जरूरी होता है। विद्यालय प्रबंधन में शॉर्ट विश्लेषण इन सभी को समझने में मदद करता है। शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से कठिन विचारों के विश्लेषण में मदद मिलती है और निर्णय लेने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये हम समझ रहे थे कि विद्यालय प्रबंधन में शॉर्ट विश्लेषण कैसे काम करता है।
ठीक है। SWOT विश्लेषण वास्तविक परिस्थिति की जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, कि आखिर वास्तविक परिस्थिति है क्या, साथ ही उनका विश्लेषण कर हल निकालने में भी मदद करता है, जिससे नियंत्रण प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। इन बिंदुओं के आधार पर ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो SWOT विश्लेषण है विद्यालय प्रबंधन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में इसका विशेष महत्व भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है। हम बात करेंगे विद्यालय भवन की। विद्यालय भवन निर्माण के आवश्यक तथ्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, विद्यालय भवन से तात्पर्य विद्यालय के मुख्य भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, क्रीडांगन, उद्यान, मैदान आदि सभी सम्मिलित रूप से हैं। ये सब मिलकर के विद्यालय भवन बनाते हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए भवन का होना नितांत आवश्यक है। क्या, देखिए, विद्यालय भवन में निम्न भाग सम्मिलित किए जाते हैं। एक तो विद्यालय का मुख्य भवन और उसके विभाग भवन हो गए, छात्रावास हो गया, पुस्तकालय खंड हो गया, कर्मचारियों के आवास गृह, खेल के मैदान, बाग बगीचे, खुला मैदान, प्रयोगशालाएं, कृषि भवन, ये सब कुछ विद्यालय भवन में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्यालय भवन निर्माण के कुछ आवश्यक तथ्य होते हैं जिन्हें हमें समझना होगा। किस प्रकार के विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए अथवा विद्यालय भवन कैसा हो, ये प्रश्न प्रत्येक विद्यालय के संस्थापक के सम्मुख खड़ा होता है, किंतु इनका कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विद्यालय भवन की रचना कई बातों पर निर्भर करती है और ये बातें संस्थापक या विद्यालय के साथ अलग अलग हो सकती हैं। फिर भी कुछ ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है जिनका ध्यान भवन निर्माण के समय रखा जा सकता है। स्थिति की बात करें तो विद्यालय भवन किस जगह स्थित हो, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर प्रत्येक संस्थापक को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी स्कूल बिल्डिंग कहाँ हो, हमारा विद्यालय हो कहाँ। स्थिति का चुनाव करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या तत्व ध्यान में रखने चाहिए? स्थिति स्थानीय और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो, पास में कोई गंदा नाला, तालाब, पोखर, नदी ना हो, स्थिति नगर और उद्योगों के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर हो, भूमि के क्षेत्रफल का ध्यान रखना आवश्यक है, भूमि वर्तमान और भावी विकास की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, वातावरण स्वास्थ्यप्रद, नैतिक और स्वच्छ होना चाहिए, आसपास सिनेमाघर या बाजार ना हो जिससे शिक्षा में असुविधा हो। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होनी चाहिए विद्यालय के लिए। भवन की बात करें तो भवन विद्यालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के बनाने चाहिए। भवन का आकार क्या हो, विद्यालय के आकार पर निर्भर करता हो, विद्यालय कैसा हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक है, शहरी है, ग्रामीण है, इन सभी बातें भवन के आकार को प्रभावित करती हैं। जहाँ जैसा विद्यालय वैसा भवन बनाना जरूरी हो जाता है। फिर भी भवन के संबंध में कुछ सामान्य बातें निर्धारित की जाती हैं। भवन निर्माण में स्वास्थ्य संबंधी विषयों को ध्यान में रखा जाए। भवन में प्रकाश, हवा आदि की पूर्ण सुविधा हो। भवन विद्यालय की अनेक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। विद्यालय प्रांगण में कैंटीन, फलों की दुकान, व्यायामशाला आदि का भी प्रावधान रखा जाए। भवन में शौचालय, साइकिल स्टैंड, पीने के पानी का कक्ष, स्टाफ रूम, मनोरंजन कक्ष आदि के लिए प्रावधान रखा जाए। पुस्तकालय कक्ष भवन के एकांत स्थान पर हो जहां बालक शांत वातावरण में अध्ययन कर सकें। ये सब बातें जो हैं ध्यान में रखनी होंगी। कक्षा कक्ष की बात करें तो विद्यालय में कक्षा कक्षों की स्थिति, आकार और संख्या का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इन बातों के लिए काफ़ी दूरदर्शिता की आवश्यकता है कि जहां फ्यूचर के बारे में दूर तक आप सोच रहे हैं, लंबे समय तक, है ना, कि इन फ्यूचर बच्चे बढ़ेंगे और ज़्यादा संख्या होगी, या अभी हम 4 तक चला रहे हैं फिर हम 12 तक चलाएंगे, है ना, इसको इंटर कॉलेज बनाएं, तो ये सारी चीज़ें दूर तक सोचना पड़ता है। कक्षा कक्ष काफ़ी लंबे चौड़े हों, कक्ष लंबे ना हों, लंबे और चौड़े हों। इसके पीछे के छात्र लेखन पट को नहीं देख सकेंगे। सामान्यतः 40-50 छात्रों के लिए 30-24 फुट के कमरे पर्याप्त रहते हैं। कमरों की ऊंचाई भी यथेष्ट होनी चाहिए। कमरों में आवश्यकता मात्र में दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन जो समझ रहे थे विद्यालय से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा कि विद्यालय भवन क्या है, इस और भवन निर्माण के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं वो हमने समझ लिया। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चाइल्ड फ्रेंडली विद्यालय और सिस्टम से आपका क्या तात्पर्य है एवं इसके कौन से सिद्धांत है। चाइल्ड फ्रेंडली की यहाँ पे बात हो रही है। सार्वभौम एवं गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ ने एक ऐसी विद्यालयी प्रणाली का
खाका पेश किया है जो बच्चों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं के अनुरूप सुरक्षित स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ पेयजल स्वच्छता समेत सुव्यवस्थित आधारभूत ढांचा प्रदान करने में सक्षम हो। यूनिसेफ ने चाइल्ड बाल सुलभ विद्यालय एवं प्रणाली यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स एंड सिस्टम का एक ऐसा रूप पेश किया जिसमें वर्णित है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा चीज़ों को देखे, समझे, चर्चा और सवाल करके नई बातें सीखे और अपने ज्ञान को बढ़ाए, जहां बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज के वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान भी यहाँ पे दिया जाए। यूनिसेफ की अवधारणा के अनुसार विभिन्न मातृभाषाओं के बच्चों को महत्व दिया जाना चाहिए। जो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं उनको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। उन्हें कक्षा में उन भाषाओं में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो वो भाषा बोलते हैं, जो उनकी घरेलू भाषा है। टीचर्स को चाहिए कि वे बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान से अवगत न कराएं बल्कि विभिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने को बढ़ावा दें। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। लुई जॉर्ज ऑर्सेनॉल्ट बाल सुलभ विद्यालय एवं प्रणाली सर्व शिक्षा अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की निगरानी करने समेत भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में मददगार होगा। उर्मिला सरकार बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा दो अहम विषय हैं। यूनिसेफ बाल सुलभ विद्यालय की अवधारणा इन्हीं विषयों पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन है बाल सुलभ विद्यालय के सिद्धांत। देखिए, यह बच्चों की पहचान करता है। बाल सुलभ विद्यालय क्या है? यह बच्चों की पहचान करता है। यह उन बच्चों की पहचान करने का काम करता है जिन्हें कुछ कारणों से बाहर रखा गया है और उन्हें विद्यालय में दाखिला लेने और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने में मदद करता है। यह बाल केंद्रित होता है। विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम करना चाहिए। बच्चों को उनकी पूरी क्षमता विकसित करने में मदद करनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए। यह विद्यालय समावेशी होता है। विद्यालय के कर्मचारियों को कभी भी किसी भी परिस्थिति में बच्चों को उनके मतभेदों के आधार पर अलग और रूढ़िबद्ध तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। जिन बच्चों के माता पिता विद्यालय शुल्क भुगतान करने में असमर्थ हैं उनके लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, अनिवार्य और सस्ती भी कर देनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विद्यालय प्रभावी होता है। शैक्षणिक संस्थान को बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और सीखने की शैली हर बच्चे की क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए। लैंगिक भेदभाव नहीं है। लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की लिंग आधारित रूढ़ियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सभी सुविधाएं समान रूप से सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं। बहुत अच्छा है कि बाल सुलभ विद्यालय के क्या सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न नीचे देखिए। क्वेश्चन कहता है मध्याह्न भोजन योजना के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? मध्याह्न भोजन योजना के क्षेत्र का विवरण दीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। मध्याह्न भोजन योजना की वित्त व्यवस्था को समझेंगे। यह योजना केंद्र द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के संचालन में केंद्र और प्रांतीय सरकारें 75:25 के अनुपात में खर्च करती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को गेहूं, चावल और बाकी जो पौष्टिक पदार्थ हैं मुहैया कराती है। साथ में स्कूलों में खाद्य सामग्री रखने के लिए स्टोर बनाने, भोजन पकाने के लिए किचन शेड बनाने, भोजन पकाने के लिए 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइये एवं सहायक की नियुक्ति पर आने वाला खर्च वहन करती है। सहायक पर जो भी खर्च आता है वो वहन करती है। ठीक है, यानी कि वो खर्च अपने आप झेलती है। यदि छात्रों की संख्या 25 से अधिक होती है तो 26 से 100 विद्यार्थियों के लिए 2 रसोइये और 2 सहायक और फिर प्रति 100 बच्चों तक पर एक रसोइये और एक सहायक पर आने वाला खर्च झेलती है या वहन करती है। केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को खाद्य पदार्थों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थानों पर होने वाले व्यय के ऊपर एक निर्धारित मानदंड के तहत सब्सिडी देती है। साथ ही योजना के संचालन और उसकी निगरानी पर होने वाले खर्च में भी एक निश्चित मानदंड के आधार पर वो खर्च साझा करती है। मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र
प्रारंभ में ये योजना देश के 2408 ब्लॉकों में चलाई गई थी और इसके अंतर्गत केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों को लिया गया था। सत्र 1997-98 में इसे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया। वर्ष 2002 में इसमें शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले शिक्षा गारंटी स्कूल और अल्पसंख्यक मुसलमानों के द्वारा चलाए जा रहे मकतब और मदरसों को भी सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद वर्ष 2007 में इस योजना में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी सम्मिलित करना शुरू किया गया। प्रारंभ में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 3479 ब्लॉकों को लिया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से सभी ब्लॉकों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में इस योजना में कुछ सरकारी मान्यता एवं आर्थिक सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को भी सम्मिलित कर लिया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 2014-15 में यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही थी और इससे 10.45 करोड़ बच्चे लाभ ले रहे थे। क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में विद्यालय की अध्यापक की क्या भूमिका होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में टीचर का क्या रोल है? विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1 तो प्लानिंग। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक को वर्ष भर का कार्यक्रम सत्र प्रारंभ होने के समय ही बना लेना चाहिए। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो हमारा पीटी टीचर होता है उसको क्या करना चाहिए कि साल भर का जो एक प्लानिंग होती है पहले ही तैयार कर ले। वार्षिक खेलकूद दिवस, अभिभावक दिवस, सामाजिक सेवा शिविर, जिला और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो गए, चिकित्सीय जांच आदि गतिविधियों और क्रियाकलापों को योजनाबद्ध कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी बातों का ज्ञान देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक छात्रों में अच्छी आदतों का विकास कर सकता है, स्वस्थ जीवन की कला में पारंगत कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी विविध समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता भी कर सकता है। विभिन्न क्रियाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। स्वास्थ्य शिक्षक को विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना होता है। विद्यालय कैंपस की साफ सफाई, साज सज्जा, खेल के मैदानों आदि की सफाई, प्रबंधों की जांच करना और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अनुभवों का आयोजन करना आदि कार्य इसमें करने होते हैं। गाइडिंग। शिक्षक छात्र को उसकी अपनी त्रुटियों, कमजोरियों, मानसिक रोगों, भावात्मक बातों आदि में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करना होता है और करना भी चाहिए। कार्यक्रम का पर्यवेक्षण। संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्यप्रद विद्यालयी जीवन, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य निर्देशन सम्मिलित होता है। शिक्षक को इन सब का पर्यवेक्षण करना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में टीचर का क्या रोल है, उसे क्या करना होता है? प्लानिंग करनी होती है, नॉलेज अबाउट द हेल्थ होना चाहिए उसको, है ना, हेल्थ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक्टिविटीज़ कैसे करानी है, कैसे बच्चों को गाइड करना है और सुपरवाइजन का भी उसका काम होता है। एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक के क्या गुण होते हैं? एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय के कर्मचारियों में उचित समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय हो या अन्य कोई संस्थान बिना उचित समन्वय एवं सहयोग के विकास नहीं कर सकता। अच्छे प्रशासक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है और ये गुण इस प्रकार हैं। एक तो निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य, किसी भी काम को करने के लिए उद्देश्य हमारा निश्चित होना ही चाहिए, तभी वो काम बढ़िया से हम कर पाएंगे। वह प्रशासक अच्छा माना जाता है जो काम शुरू करने से पहले ही उसके उद्देश्य सुनिश्चित कर लेता है कि मुझे इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा, है ना। प्रशासक व्यक्ति को उसके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर उच्च पद प्रदान करता है, न कि अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर। वह निष्पक्षता के आधार पर प्रत्येक समस्या को हल करता है और अनुशासनहीनता की स्थिति भी नहीं आने देता, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाला। शैक्षिक प्रशासक का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है जिससे छात्र ठीक से सीख सकें। जिस विद्यालय का शैक्षिक परिवेश सकारात्मक और मोटिवेशनल नहीं होता, यानी कि पॉजिटिव नहीं होता,
मोटिवेशनल नहीं होता, बच्चे को प्रेरित करने वाला नहीं होता, वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते। प्रेरणादायक और सकारात्मक परिवेश वाले विद्यालय में टीचर छात्रों को निरंतर अधिगम के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। संप्रेषण की बात करें तो एक अच्छा शैक्षिक प्रशासक छात्रों यानी कि विद्यार्थी, टीचर्स, कर्मचारियों के मध्य सहयोग और संप्रेषण को बढ़ावा देता है। छात्र और टीचर के बीच जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितनी अच्छी वार्तालाप होगी, छात्र उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दूसरों की सलाह को सुनने वाला हो। एक अच्छा प्रशासक दूसरों की सलाह को भी एक सुझाव के रूप में लेता है। कोई भी प्रशासक पूर्ण रूप से सक्षम या त्रुटि रहित नहीं हो सकता, गलती हर किसी से हो सकती है ना। प्रशासक को समय की मांग के अनुरूप परिवर्तित करने और व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि दूसरों की सलाह और सुझाव को पर्याप्त स्थान देना चाहिए। प्रतिभा की पहचान करने वाला हो। शैक्षिक प्रशासक द्वारा ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए जिससे छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभा को सरलतापूर्वक पहचाना जा सके। इससे टीचर्स को टीचिंग और स्टूडेंट्स को लर्निंग करने में इंटरेस्ट पैदा होगा, रुचि पैदा होगी। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासक में अनेक गुण होते हैं जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी विद्यालय की आंतरिक स्थिति कैसी है और वहाँ पर शिक्षण काम कैसा चल रहा है। ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे जिसमें हमसे पूछ रहा था कि एक अच्छे प्रशासक की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा लिखिए। समझिए, एजुकेशनल लीडरशिप क्या होता है। वर्तमान युग में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग और शिक्षालयों में सभी प्रकार के व्यक्तियों को काम करना पड़ता है। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासक के रूप में अपने काम का निर्वाह करते हैं और अन्य व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे प्रशासक के आदेशानुसार जैसा प्रशासक उनको काम दे वो वैसा काम करें। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक, उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशासक के रूप में ही अपने उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। इन प्रशासकों को ही शिक्षा क्षेत्र में नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा और विद्यालय संबंधी अनेक समस्याओं का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षक व्यवहार, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का प्रशासकों को सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति या नेता के उस व्यवहार से होता है जो दूसरों का आदर्श हो, पथ प्रदर्शन करे, परामर्श प्रदान करे और समूह को स्वेच्छापूर्वक काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करे। ठीक है। अगले डेफिनेशन है किम्बल यंग के अनुसार, कहते हैं शैक्षिक नेतृत्व वो प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण और निर्देशन स्वीकार करते हैं। बोल्स के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह का निर्देशन करने में पहल करता है। जैकब जेट जल के अकॉर्डिंग शैक्षिक नेता वो होता है जो शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की पहल करता है। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त तथा सहकर्मियों से हृदय को सर्वांगीण रूप में जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्तिक तथा अर्जित गुणों पर आधारित होता है शैक्षिक नेतृत्व कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नैतिकता क्या है। नैतिकता से अभिप्राय सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करने से है, जैसे अपने बड़ों का आदर करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, छोटे से प्यार करो, किसी प्रकार का भेदभाव न करो, सभी के हित में काम हो, इस प्रकार का व्यवहार प्रत्येक मनुष्य करे। ऐसा व्यवहार जो भावनात्मक रूप से सभी के हित में हो और प्रत्येक मनुष्य को वह आनंद प्रदान करे, किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट न दे, इस प्रकार से सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करने को ही तो नैतिकता कहते हैं। मोरल शब्द लैटिन भाषा में मोरस शब्द से निकला है जिसका तात्पर्य है रीत यानी मैनर्स, रिवाज, कस्टम्स अथवा लोक रीत यानी फॉक वेस, अर्थात जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना।
इस प्रकार किया गया कर्म जो हमेशा संपर्क में आने वाले प्राणियों के लिए सराहनीय एवं परोपकारी तथा सभी को सुख पहुंचाने वाला हो, समूह के आचरण के प्रति आस्था रखना ही नैतिकता कहलाती है। इस प्रकार की नैतिकता सामाजिक नियंत्रण का साधन है। समाज को देखते हुए व्यवहार करना, आदर्शों का मिला जुला रूप ही नैतिकता कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। हर्बर्ट कहते हैं, समग्र रूप में नैतिक शिक्षा शिक्षा से अलग नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं, मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सब धर्मों में समान है। इनको बालकों को निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो आपने नैतिकता क्या है इसको समझ लिया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा लिखिए। शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है? शिक्षा प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है। शिक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता से पूर्व विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम द्वारा केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करना था, ताकि वे थोड़ा पढ़ना लिखना सीख करके कुछ काम कर सकें। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कई परिवर्तन किए गए। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। इस परिवर्तन द्वारा शिक्षा को जीवन से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई और इसके साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन की कमी को भी महसूस किया गया। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा में शिक्षा एक व्यवसाय है जिसमें अध्यापक अपने ज्ञान और कौशल की सेवाएं विद्यार्थियों को देता है। शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ओलिवर शेल्डन के अकॉर्डिंग प्रबंधन, उद्योग, विद्यालय और शिक्षा की वो जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है और नियंत्रित करता है। शैक्षिक प्रबंधन एक विशेष क्रिया है। विद्यालय के कर्मियों तथा विद्यालय संस्था के संचालन के लिए शैक्षिक प्रबंधन का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन की प्रक्रिया शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। अगला डेफिनेशन है कि औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से काम कराने की कला का नाम ही प्रबंधन। संगठित लोगों से काम कराने की कला प्रबंधन। मैनेजमेंट यही तो है कि आप अपने ग्रुप से अच्छे से काम करवा पा रहे हैं। व्यक्तियों से काम लेने को प्रबंधन कहते हैं। स्टैनलेवेंज के अकॉर्डिंग प्रबंधन सामान्य रूप से निर्णय लेने एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिससे पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। देखिए, नियोजन क्या है? नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी सुनिश्चित योजना या रूपरेखा से है जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, कार्यप्रणाली को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जा सके। जो भी प्रोसेस है उसको विदाउट ऑब्स्टेकल्स क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, सहयोगी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का लाभ उठाया जा सके और सहायक सामग्री तथा उपलब्ध वस्तुओं का समुचित उपयोग किया जा सके। यह प्रगतिशील प्रक्रिया है जो वर्तमान के साथ भविष्य को भी देखती है। जॉन मिलर कहते हैं कि नियोजन यानी किसी काम को करने के लिए बुद्धिपूर्वक तैयारी, अर्थात कार्य को कब और कैसे संपादित किया जाए। कुंटज और डोनेल के अकॉर्डिंग नियोजन एक मानसिक क्रिया है। यह एक विशेष तरीके से काम करने का सचेतन निश्चयात्मक प्रयास है। चलिए समझते हैं नियंत्रण क्या है। नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा लिखिए। नियंत्रण से अभिप्राय उस शक्ति से है जो प्रशासन संबंधी कार्यप्रणाली, गतिविधि, कार्यों और योजनाओं को अपने वश में रखती है। प्रशासन यह जानने का प्रयत्न करता है कि संगठन का कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। नियंत्रण शक्ति के बिना सबका हित संभव नहीं है। नियंत्रण शक्ति के बिना हर व्यक्ति का हित हो जाए नॉट पॉसिबल, और कार्य सफल हो जाए कोई क्लियर नहीं है, इसमें डाउट रहता है। शैक्षिक क्षेत्र में मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के साधनों के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा दिशाहीन हो सकती है, लक्ष्यहीन हो सकती है। इस प्रकार किसी संस्था की गतिविधियां उन्नति हेतु कार्य और कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता का मापन नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। नियंत्रण द्वारा किसी भी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार को रोका जा सकता है। मैरी कशिंग नील्स के अकॉर्डिंग
नियंत्रण संगठन की निर्देशित क्रियाओं, निश्चित उद्देश्यों अथवा एक समूह के प्रति एक संतुलन बनाना है। जेबी सीयर्स का मत है, कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियंत्रण न कर ले तब तक वह किसी क्रिया के संबंध में निर्देशन नहीं दे सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। स्कूल का अर्थ क्या है? बढ़िया, समझाइए। स्कूल का अर्थ और परिभाषा क्या है बताइए। आपको स्कूल का अर्थ और परिभाषा बतानी है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कूले से हुई है। इस शब्द का अर्थ है अवकाश, लेजर। प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से जाना जाता था। ऐसा लगता है कि उस युग में अवकाश काल को ही आत्मविकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश अथवा शिक्षा है। धीरे धीरे ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गए जहाँ पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लग गए। अवकाश यानी स्थान जहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय अपना खाली समय को खेलकूद, व्यायाम एवं युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, युद्ध के लिए ट्रेनिंग करते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कक्षाओं के स्कूलों में ये बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हो गया। जेम रॉस, स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। जॉन डीवी, स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित की दृष्टि से उसी विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न, विद्यालय वातावरण का क्या अर्थ है, इसको समझाना है। स्कूल वातावरण के लिए इसका पर्यायवाची शब्द पर्यावरण का भी प्रयोग किया जाता है। स्कूल का पर्यावरण कहो, वातावरण कहो, एक ही बात है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि और आवरण। पर्यावरण बराबर परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढका हुआ या फिर घेरने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वो वस्तु है जो व्यक्ति को चेतन या अचेतन रूप में चारों ओर से ढके या फिर घेरे हुए है। मानव विकास में स्कूल पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुकूल वातावरण में व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है। जब वातावरण उसके अनुसार होता है तो उसका स्वाभाविक विकास होता है। प्रतिकूल वातावरण में उसका विकास कुंठित हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन यानी कि गर्भाधान से मृत्यु तक उसके व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसी कारण मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। वातावरण के तत्वों के अंतर्गत वे सभी भौतिक और मनोवैज्ञानिक उद्दीपन आते हैं जिससे प्रणाली गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत प्रभावित होता रहता है। परिस्थितियां, ऊर्जा परिवर्तन, वस्तुएं और घटनाएं, वैद्युत झटका और ध्वनि तरंगें, अध्यापक नियंत्रण, मित्रों की प्रार्थना आदि ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार वो सब कुछ वातावरण ही है जो व्यक्ति को प्रभावित करे। जे.एस. रॉस क्या कहते हैं कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में वो सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। विद्यालय पर्यावरण संकल्पना में ये मान्यता है कि जिस तरह व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति किसी न किसी प्रकार प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय का भी एक व्यक्तित्व होता है और जो भी कोई व्यक्ति विद्यालय के संपर्क में आता है वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। तो ये क्वेश्चन में समझा। अगला प्रश्न, प्रधानाध्यापक का क्या अर्थ है, इसको समझिए। प्रधानाध्यापक को शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी माना जाता है। किसको? प्रधानाध्यापक को क्या माना जाता है? शिक्षा प्रक्रिया की धुरी। प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है और उसका स्थान प्रमुख होता है। यह विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का मुख्य घटक भी तो होता है। विद्यालय का प्रशासन प्रधानाध्यापक की योग्यता पर निर्भर करता है। प्रधानाध्यापक अपने कुशल व्यक्तित्व, नेतृत्व, योग्यता और अनुभव पर विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा
सकता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय के बाहर और आंतरिक प्रशासन के मध्य एक कड़ी होता है। विद्यालय प्रशासन में उसका स्थान निर्देशक, पर्यवेक्षक, पथ प्रदर्शक, निरीक्षक और अच्छे परामर्शदाता के रूप में होता है। अगला पॉइंट है पीसी रैन। क्या कहते हैं? घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। जेबी सीयर्स के अनुसार प्रधानाध्यापक विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं और उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन प्रदान नहीं कर सकता। डॉक्टर जसवंत सिंह कहते हैं कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की मान्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार का क्या अर्थ है, समझाइए। संतुलित आहार आपसे पूछ रहा है वह भोजन जो शरीर में ऊर्जादायक, वृद्धिकारक और क्षतिपूरक होता है तथा भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लक्षण, विटामिन, जल, वसा आदि। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित आहार वो आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास कार्य और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि उसमें मात्रा और गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगला पॉइंट कहता है संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, शरीर संवर्धन करने वाला सुरक्षात्मक आहार उचित परिमाण में उपलब्ध हों, जिससे कि सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकें। वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता और नियामक तथा सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। मध्याह्न भोजन योजना की कार्यप्रणाली आपसे पूछ रहा है, देखिएगा। सन 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। क्या हुआ? सन 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान SSA के साथ जोड़ दिया गया था। तब से आज तक केंद्र सरकार जो भी और जिस प्रकार की भी सहायता इस योजना को चलाने के लिए करती है, उसे सीधे प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को भेजती है और ये समितियां पूरे प्रांत में इस योजना को जिला स्तरीय समिति, म्यूनिसिपल समिति, मंडल समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में चला रही है। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में इस योजना के संचालन की निगरानी भी करती हैं। जहां तक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का प्रश्न है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ये भोजन सामान्यतः स्कूलों में तैयार किया जाता है और बड़े कस्बों और नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा सप्लाई भी किया जाता है। सरकारी दावे के अनुसार प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस 100 ग्राम अनाज और दाल, सब्जी, खाद्य, तेल और मसाले दिए जा रहे हैं और उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक बच्चे के प्रति स्कूल दिवस 150 ग्राम अनाज और दाल, सब्जी, खाद्य तेल, ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। क्वेश्चन कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना के मानक क्या है। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना के मानक, एक तो स्वास्थ्यवर्धक और गर्म भोजन प्रत्येक छात्र को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रत्येक दिन के भोजन में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। रोज़ एक जैसा खाना मत दो। भोजन में प्रयोग आने वाले बर्तन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। भोजन सामग्री रखने और भोजन पकाने के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो। भोजन सामग्री और तैयार भोजन की पौष्टिकता का निरंतर निरीक्षण होते रहना चाहिए। क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीयकरण के नियमों के गुणों को समझाइए। देखिए, शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीयकरण के नियम के गुण क्या है।
केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रशासन के द्वारा उसके समस्त शैक्षिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में पूर्णतः समन्वय स्थापित रहता है। इस प्रकार का शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अंतर्गत वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। राष्ट्र को सामान्य प्रकार के शिक्षा प्रशासन के स्वरूप के आधार पर एकता के सूत्र में लाने में भी सहायक होता है। प्रत्येक मनुष्य को शैक्षिक उन्नति के समान अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा संबंधी अनुसंधानों में पर्याप्त सुविधा होती है क्योंकि सभी सूचनाएं तथा आंकड़े एक ही सतह से प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षा प्रशासन संबंधी सभी योजनाओं तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरलता रहती है और समय तथा धन की भी बचत इसमें होती रहती है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन सब क्रियाओं का संयोजन किया जाता है जिनका प्रयोग स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्यप्रद विद्यालय जीवन और विद्यार्थियों एवं अन्य विद्यालय कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए किया जाता है। यह एक गतिशील कार्यक्रम होता है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। प्रत्येक स्तर पर सामान्य शिक्षा के एक अंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। संपूर्ण कार्यक्रम संचालन के लिए योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षा शास्त्रियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है ताकि मिलजुल करके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अपेक्षित व्यक्तियों को और सामग्री हेतु विशेष धन की आवश्यकता होती है। धन और सामग्री के अभाव में उद्देश्य प्राप्ति असंभव है। यदि धन नहीं है, सामग्री नहीं है, तो फिर उद्देश्य की प्राप्ति भी संभव नहीं है। विद्यालय को इनकी पूर्ति करना आवश्यक है, तभी कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाया जा सकता है। जब सभी चीज़ें उपस्थित होंगी तो हम कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में शोध, खोज और अनुभव से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। स्वास्थ्य शिक्षा हर काल और आयु वर्ग एवं स्तर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आवश्यक है। अध्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी आपसे पूछ रहा है कि अध्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। कहता है कि देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें 3 चीजें शामिल हैं। कौन कौन? शिक्षक, छात्र और आपका सिलेबस। शिक्षक और छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सजीव ध्रुव हैं। शिक्षण के समय यदि शिक्षक अधिक सजीव और सक्रिय रहे तो वह छात्रों को भी सक्रिय और उत्साही बना सकता है। छात्रों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव शिक्षक का ही पड़ता है। कुशल एवं प्रभावशाली शिक्षक अपनी क्षमता, योग्यता और गुणों के कारण छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकते हैं। शिक्षक मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा क्या है? शिक्षक मूल्यांकन आखिर है क्या? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हमें पूर्ण विश्वास है कि इस अपेक्षित शिक्षा पुनर्निर्माण में अध्यापक का स्थान उसके व्यक्तित्व, व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है। विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज पर इसका प्रभाव काम करने वाले अध्यापकों पर ही निर्भर करता है। शिक्षण को 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक व्यवसाय के रूप में, दूसरा कक्षा के अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न नीचे कहता है, क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक आदर्श प्रबंधक के सामान्य गुण क्या होते हैं? जो अच्छा एक जो प्रबंधक होता है उसके क्या गुण होते हैं, या एक अच्छे प्रबंधक की विशेषताएं क्या होती हैं? किसी भी संगठन में प्रबंधक की भूमिका सबसे अहम रोल अदा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संगठन की सफलता और असफलता का सबसे प्रमुख कारण प्रबंधक की कार्यकुशलता, क्षमता, व्यक्तित्व और अपने कर्मियों के प्रति व्यवहार होता है। एक अच्छे प्रबंधक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य आवश्यकता है ना। फिजिकली व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, मेंटली हेल्थ स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का जीवन बीमार बनकर रह जाता है। वह अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में तो सोच भी नहीं पाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुख का कारण दुर्बलता है, दुर्बलता से अज्ञानता आती है और अज्ञानता से दुख आ जाता है। सैद्धांतिक स्वच्छता, जिस काम को हम करने जा रहे हैं
और जिसमें हमें अपने सहयोगियों से सहयोग लेना है। सर्वप्रथम उस काम की उपादेयता, उसकी प्रक्रिया के बारे में प्रबंधकर्ता के मस्तिष्क में स्पष्ट योजना और नीति होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, सब कुछ ऑल द क्लियर। अनिश्चितता के चलते हमें अपने सहयोगियों से काम करने में सफल होंगे, कराने में सफल। अनिश्चितता के चलते हम अपने सहयोगियों से के साथ काम कराने में सफल नहीं होंगे। कुशल प्रबंधक के लिए आवश्यक है कि निजी काम अथवा योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सैद्धांतिक रूप से स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यहाँ पे सफल नहीं होंगे होना चाहिए, ठीक है, नहीं यहाँ से लिखा नहीं है, तो स्पष्टता होनी चाहिए। दृढ़ता और लोचशीलता का समन्वय, दृढ़ता भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। डिसीजंस लेना यानी निर्णय करना और दृढ़तापूर्वक उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एक कुशल प्रबंधक का आवश्यक गुण है। निर्णय करना जितना महत्वपूर्ण होता है उससे भी महत्वपूर्ण होता है उसका क्रियान्वयन कराना। अच्छे से अच्छा निर्णय भी क्रियान्वयन के अभाव में व्यर्थ होता है। क्रियान्वयन में दृढ़ता के साथ साथ लोचशीलता की भी जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा था, एक आदर्श प्रबंधक के सामान्य गुण क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कक्ष प्रबंधन कौशल के प्रमुख घटक या चर कौन कौन से हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के जो कौशल के घटक हैं वो ये हैं कि अधिगम को रोचक बनाना। जब आपकी क्लासरूम मैनेज होगी तो आपकी जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, वो इंटरेस्टेड हो जाएगी, ठीक है। छात्रों को उद्देश्यों के प्रति प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना ताकि बच्चे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएँ। छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए। विद्यार्थी अध्यापक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना। कक्षा प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करना। कक्षा प्रबंधन में अनुशासन को महत्व देना। सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न, कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का ज्ञान एक शिक्षक के लिए कि मतलब कैसे क्लासरूम मैनेज होती है, इस प्रक्रिया का ज्ञान एक टीचर के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर और विद्यार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना जिससे छात्र कक्षा में प्रवेश करते ही अधिगम के लिए प्रेरित होता हो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सरल और प्रभावशाली बनाना जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी लाभान्वित हो सकें। कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को स्थायी बनाना है और उसको उच्च स्तरीय गति प्रदान करनी है। कक्ष प्रबंध का उद्देश्य कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना है जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी रुचिपूर्ण बनाई जा सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, कक्ष प्रबंध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है अलग अलग तरीकों से प्रभावित होता है, अलग अलग चीज़ें इस पर अपना प्रभाव डालती हैं। ये गतिशील और जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण और कक्ष प्रबंधन अनेक तरीकों से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया के रूप में क्लासरूम मैनेजमेंट निम्नलिखित कारकों पर आधारित होता है। एक तो स्टेजेस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्व प्राथमिक स्तर या अवस्था से विश्वविद्यालय स्तर तक निरंतर चलती रहती है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर आ जाते हैं। बंद वातावरण से कक्ष प्रबंधन के खुले वातावरण तक सतत प्रक्रिया इसमें प्रतिबिंबित होती है। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य क्या है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में ज्ञानात्मक से लेकर मनोक्रियात्मक उद्देश्यों तक यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सतत प्रक्रिया होती है। इसमें कक्ष प्रबंधन के ज्ञानात्मक उद्देश्यों से लेकर मूल्यांकन या सृजनात्मक उद्देश्य तक सतत प्रक्रिया भी इसमें प्रतिबिंबित होती है।
विद्यालय के विषय स्कूल सब्जेक्ट्स का भी तो प्रभाव पड़ता है। कक्षा कक्ष में विद्यालय के विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक विषय का अपना अलग ढंग होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षण विषय पर निर्भर करता है। ठीक है। विज्ञान के विषयों के लिए प्रदर्शन और प्रयोग क्रियाओं की आवश्यकता होती है, यानी विज्ञान के लिए आपको लैब जाना पड़ेगा, प्रयोग करके देखेंगे। जानना, करना और सीखना, यानी कि नोविंग, डूइंग, शोविंग। कक्षा कक्ष क्रियाओं के लिए 3 रीतियां बताई गई हैं। विद्यालय विषय के घटक देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। शब्द, प्रत्यय, तथ्य, सिद्धांत, नियम, सामान्यीकरण, शाब्दिक भाषा, समस्या समाधान, सृजनात्मकता आदि, ये विद्यालय के विषयों के विभिन्न घटक हैं। इन घटकों के लिए ही कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन किया जाता है। अभिप्रेरणा का प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रकार से कक्षा कक्ष प्रबंधन की संरचना निर्धारित होती है। कक्षा कक्ष अभिप्रेरणा की प्रविधियों के 2 प्रकार हैं। एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा बाहरी अभिप्रेरणा। कक्षा कक्ष के उच्चतर प्रबंधन के लिए आकांक्षा स्तर महत्वपूर्ण होता है। इसमें कक्षा कक्ष क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए निरंतरता भी बनी रहती है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, जो पूछ रहा था कि क्लासरूम मैनेजमेंट पर किनका प्रभाव पड़ता है, तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवस्थाएं क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, विषय कौन से पढ़ाए जा रहे हैं, और भी जो चीज़ें हैं, तथा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में कुछ समस्याएं आती हैं। क्या है कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याएं? एक तो अपर्याप्त प्रकाश वायु संचार नहीं होता, अपर्याप्त यानी कि पूरे फर्नीचर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्लास में भीड़ बहुत ज़्यादा है और सभी हर प्रकार के उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं पढ़ाने के लिए, मटेरियल नहीं मिल पा रहा है ना, और कंटिन्यू चर्चा नहीं हो पाती है, संशोधन कार्य की समस्याएं हैं, कक्षाओं का एक दूसरे के निकट होना, इस कमरे में बच्चे बैठे हैं, बीच में दीवार है, इस कमरे में बच्चे बैठे हैं, इधर भी दरवाजा इधर, तो बराबर आवाज़ आ जा रही है इधर से उधर, है ना। अनुशासनहीनता की समस्याएं होती हैं, अनुपस्थिति की समस्याएं, अध्यापक की अनुपस्थिति, कभी विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो ये सब समस्याएं तो आती रहती हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय के उद्देश्य और लाभ क्या होते हैं, इसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, विद्यालय में पुस्तकालय का बड़ा महत्व है। पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी। वास्तव में प्रधानाचार्य विद्यालय का मस्तिष्क है, अध्यापक नाड़ी संस्थान है और पुस्तकालय उसका हार्ट है, हृदय है। क्या है? हृदय। समझे? प्रधानाचार्य विद्यालय का ब्रेन है, मस्तिष्क है, जहाँ से सारी चीज़ें, पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, पूरा स्कूल मैनेज होता है। अध्यापक उसका नाड़ी संस्थान है, पुस्तकालय उसका हार्ट है। पुस्तकालय बौद्धिक एवं साहित्यिक अभिवृद्धि का स्थान होता है। पुस्तकालय में ही बालक मानवीय ज्ञान और अनुभवों की निधि प्राप्त करता है। यह नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र होता है पुस्तकालय। पुस्तक अनेक महान चिंतकों के अनुभवों और विद्वानों का सुव्यवस्थित संग्रह होती है। यह संग्रह भौतिक और आध्यात्मिक विकास में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है। वास्तव में पुस्तकालय एक बौद्धिक प्रयोगशाला है, जहां हम अपनी बुद्धि के विकास हेतु सतत प्रयास करते हैं। पुस्तकालय हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय है। यह हमारी शैक्षिक दक्षता में वृद्धि करने का भी केंद्र है। पुस्तकालय के कुछ उद्देश्य होते हैं। छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार का साहित्य की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, छात्रों में स्वस्थ साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदतों का विकास करना, छात्रों के ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन जुटाना, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं आदि की व्यवस्था करना, टीचर्स के लिए उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था करना, छात्रों के लिए शब्द भंडार बढ़ाने के लिए शब्दकोश और अतिरिक्त ज्ञान बढ़ाने के लिए संदर्भ पुस्तकें जुटाना, कक्षा में दी गई सामान्य सूचना में अभिवृद्धि करना और पुस्तकों को सही ढंग से प्रयोग करना सिखाना किसका काम है? लाइब्रेरी का काम है। पुस्तकालय से लाभ क्या होते हैं? विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय का होना बहुत आवश्यक है। छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता और सहजता के साथ उपलब्ध हो जाती है लाइब्रेरी से। अच्छे पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन संबंधी स्वस्थ आदतों का विकास करते हैं।
पुस्तकालय छात्रों को पुस्तकों के उचित प्रयोग का प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे किताब को प्रयोग करना है। पुस्तकालय से ही वो सीखते हैं कि पुस्तकों से ठीक प्रकार से कैसे रखा जाता है, किस प्रकार रखा जाए। पुस्तकालय अवकाश के समय का सदुपयोग करने के अच्छे साधन है, खाली समय को कैसे सदुपयोग किया जाए। छात्रों के व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्र में मौन पाठ की आदत का भी विकास यहीं से होता है। तो ये थे पुस्तकालय के लाभ। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय की आवश्यकता और महत्व क्या है। विद्यालय की आवश्यकता और महत्व समझिए। देखिए, विद्यालय की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों से, छात्रों के दृष्टिकोण से। आज युवकों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक रूप से विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की दृष्टि से समुचित विकास किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, शैक्षिक और सहशैक्षिक के माध्यम से छात्रों का विकास करता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन शिक्षार्थी के बौद्धिक और मानसिक विकास को आधार मान करके किया जाता है। विभिन्न सहशैक्षिक प्रवृत्तियों यथा प्रार्थना सभा, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन, खेलकूद, एनसीसी, स्काउटिंग आदि के आयोजन में इस बात का प्रयास किया जाता है कि उनके माध्यम से बच्चों का समग्र विकास किया जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के विकास की दृष्टि से विद्यालय अनिवार्य है। ठीक है। अभिभावकों के दृष्टिकोण से देखें तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स, प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से ये अपेक्षा रखता है कि उनका बच्चा अपनी आयु के अनुसार विकास करे। कंपटीशन के इस दौर में अभिभावकों के सम्मुख ये धर्म संकट है कि उनका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में श्रेष्ठ बने। यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालय का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण से विद्यालयों की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। समाज के दृष्टिकोण से देखें, हुमायूं कबीर के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, इसलिए विद्यालय और समाज के वातावरण में अंतर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधियां आयोजित हों जिनसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप बच्चों का विकास हो सके। समाज में सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से युक्त व्यक्ति एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। विद्यालय का काम ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो इन सभी गुणों में संपन्न हो। इस प्रकार समाज में बहुत सारी कुरीतियां, रूढ़िवादी कुपरंपरा भी विद्यमान है। विद्यालय का काम है कि वो ऐसे भावी नागरिक तैयार करे जिनकी सोच सकारात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त हो, तभी सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। अतः सामाजिक रूप से भी विद्यालय की आवश्यकता यहाँ पे हो जाती है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल से देखा जाए तो हमारे समक्ष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं। यथा सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तो अमेरिका में तहलका मच गया। वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए शिक्षाविदों को आगाह किया कि विद्यालयों को सुधारो ताकि हम विश्व कंपटीशन में आगे निकल सकें। विकसित देश इसलिए आगे बढ़े हैं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए परिश्रम किया है, योग्य और अप्रतिम साहसी नागरिक तैयार किए हैं। ये तभी संभव हो सका है जबकि वहाँ उन्नत प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी विद्यालय बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। विद्यालय भवन निर्माण के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर आप स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं जो आपको समझने होंगे। एक तो संपूर्ण विद्यालय भवन की योजना एक बार में ही पहले ही बना लेनी चाहिए कि ऐसे हमारी बिल्डिंग बनेगी। भवन योजना के अनुरूप ही आर्थिक साधन की पर्याप्त व्यवस्था कर लो। यदि पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है तो भवन निर्माण का कार्य टुकड़ों में करा लीजिए। भवन में प्रकाश, वायु, स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। विद्यालय भवन विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप ही हो। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय की भवन संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। समय सारणी का क्या अर्थ है समझाइए। देखिएगा, विद्यालय के नियोजन में समय तालिका का विशेष महत्व होता है। जो ये हमारा टाइम टेबल होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानाचार्य को विद्यालय में संचालन के लिए, कार्यप्रणाली के लिए एक प्रारूप तैयार करना होता है, उसे विद्यालय की समय तालिका कहते हैं। समय तालिका का अर्थ क्या है? समय तालिका वो सूची है जिसमें टीचर्स
और क्लासरूम का एक सप्ताह का काम वितरण प्रदर्शित किया जाता है कि आप ये काम करेंगे, इतना पढ़ाएंगे, ये सिलेबस है। एक सप्ताह में किस कक्षा को कौन कौन से विषय किन किन घंटों में किन अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, यह चार्ट समय और कार्य का विवरण प्रस्तुत करता है। इससे ये भी पता चलता है कि किस दिन में किस कक्षा की क्या गतिविधियां या कार्यक्रम होंगे और अध्यापक विशेष को क्या क्या काम करने होंगे। इस प्रकार समय तालिका विद्यालय की समस्त क्रियाओं के लिए समय और मानव शक्ति का विवरण प्रस्तुत करती है। और यहाँ पे HG स्टैट का विचार है कि ये समय सारणी ही है जो कार्य का ढांचा प्रदान करती है जिसमें स्कूल चलता है। यह ऐसा साधन है जिसमें स्कूल का लक्ष्य काम करना होता है। डॉक्टर जसवंत सिंह का विचार है कि समय सूची स्कूल का स्पार्क प्लग है जो स्कूल के विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों को संचालित करता है। बाहरी और आंतरिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, आइए देखिएगा। बाहरी प्रशासन, शिक्षा का बाहरी प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश का संकेत देता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं। भारत में शिक्षा के बाहरी प्रशासन का अर्थ है शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। बाहरी प्रशासन नियमों का निर्माण करता है और पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। इसके साथ ही वो भवनों के निर्माण और खेल के मैदानों की व्यवस्था में भी सहायता देता है। साथ ही उनके लिए निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारण करता है। यह शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, सेवा की दशाओं, सत्र की अवधि आदि का भी निर्धारण करता है। आंतरिक प्रशासन की अगर बात की जाए तो आंतरिक प्रशासन से उस व्यवस्था का अर्थ लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रम और क्रियाओं के संचालन के लिए स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय का नेता अपने शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, प्रबंधकों और छात्रों के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार विद्यालय की व्यवस्था करता है। तो ये था हमारा बाहरी और आंतरिक प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा लिखिए और इसके स्रोत बताइए। देखिए, विद्यालय वित्त से अभिप्राय उस निवेश से है जो शिक्षण संस्थाएं शिक्षा प्रबंधन के लिए अथवा व्यवस्था के लिए मानवीय संसाधनों यथा प्रधानाध्यापक, टीचर्स, अन्य कर्मचारीगण, भौतिक संसाधनों यथा भवन, उपकरण आदि पर करती है। अतः यह विद्यालय शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला धन है जिसमें आय व्यय का भाव निहित होता है। विद्यालय वित्त के क्या स्रोत होते हैं? शैक्षिक कार्यों को वित्तीय वर्ष में संपन्न कराने हेतु जो धन प्राप्त होता है वह वर्ष की शैक्षिक आय कहलाती है और वे साधन, अभिकरण तथा मद जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें शैक्षिक आय के स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सार्वजनिक स्रोत पब्लिक सोर्स, दूसरा निजी स्रोत प्राइवेट सोर्स। ठीक है, अब सार्वजनिक स्रोत समझिए। इस स्रोत के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, स्थानीय शासन यथा नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और विदेशी सहायता से धन प्राप्त धन आता है। निजी स्रोत इसके अंतर्गत स्थायी निधि, शाला शुल्क हो गया, चंदा, दान, जुर्माना ठोक दिया आपने, है ना, बच्चे ने बेंच तोड़ दिया उसका जुर्माना ठोक दिया, अन्य स्रोत से पैसा आता है। तो ये सार्वजनिक स्रोत और निजी स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और परिभाषा लिखिए। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं वो समझाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा वो शिक्षा है जिसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर व्यावहारिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो बल्कि संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन समस्त साधनों से है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान प्रदान करे। अगला पॉइंट कहता है, स्वास्थ्य शिक्षा सैद्धांतिक है। क्या कहता है? स्वास्थ्य शिक्षा सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य स्वास्थ्य निर्माण भी है।
इसलिए स्कूल के सभी विषयों का इसमें अपना योगदान करना चाहिए। ऐसा करते समय वे स्वास्थ्य शिक्षा का एक अंग बन जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा वो प्रक्रिया है जो अर्जित किए हुए ज्ञान का अनुभव कराती है, जिसका उद्देश्य ज्ञान के द्वारा शिक्षा और आचरण पर प्रभाव डालना है, जो कि व्यक्ति और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। डॉक्टर थॉमस के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, प्रवृत्तियों और ज्ञान पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। रूथ ही ग्राउट, स्वास्थ्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वास्थ्य के विषय में जो कुछ ज्ञात है उसे उचित व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार के नमूनों में परिवर्तित करने का एक नाम है। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, समझिए। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान कराना भी है। इसके अंतर्गत छात्र और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा के सामान्य सिद्धांतों की तथा विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे पानी में डूबने पर, जलने पर, जहरीले कांटों या सांप काटने पर, मोच और मांसपेशियों में अकड़न के बारे में प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना होने के समय व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य अध्यापकों, कर्मचारी वर्ग और छात्रों को शारीरिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के नियमों, रोग से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान करना है। छात्रों की बुरी आदतों, धूम्रपान, मदिरापान आदि व्यसनों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देना भी आवश्यक इसमें हो जाता है। स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना। स्वस्थ अधिकारियों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के कुछ मापदंड निर्धारित करने चाहिए, जिनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्कूल को प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसे मापदंड छात्रों तथा अध्यापकों को अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेंगे। इसके अंतर्गत स्कूल का वातावरण, कैंटीन, प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था, कमरों और फर्नीचर की सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं इसमें आ जाती हैं। उचित अभिवृत्तियों का विकास हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जहां एक ओर ज्ञान की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर उपयुक्त अभिवृत्तियों के विकास का भी अपना महत्व होता है। कोई भी छात्र अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उस कार्य के प्रति ना हो। और स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में अच्छी सोच, आदतों और सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास करना है, उन्हें अपनी क्षमता से अवगत कराना है। सुरक्षात्मक और रोकथाम के उपाय करना। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संक्रामक बीमारियों के प्रसार और कारणों के प्रति यथेष्ट सुरक्षा उपाय करना है। इसके अंतर्गत शौचालयों की सफाई, खाद्य पदार्थों को ढक करके रखना, कमरों और फर्नीचर की सफाई, बीमारी फैलने वाले साधनों के प्रति स्कूली छात्रों को सचेत किया जाना चाहिए। तो ये हम समझ रहे थे स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब 58 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 59 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 देखिएगा। कहता है संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताएं क्या होती हैं। संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विचार विमर्श और विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि द्विवाही यानी टू वे प्रोसेस है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला, दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है, किसी भी उद्देश्य को लेकर के ही बातचीत की जाती है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं तथा संवेग इसमें समावेशित होते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। संप्रेषण मानवीय और सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का काम करता है। संप्रेषण में विचारों या सूचनाओं को मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक रूप में प्रेषित किया जाता है और ग्रहण भी किया जाता है। विद्यालय बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझिए। बजट का अर्थ क्या है? बजट एक वर्णन है, कथन है, विवरण पत्र है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष अथवा निश्चित अवधि की आय और व्यय का अनुमान होता है। अतः बजट में वित्तीय व्यवस्था का प्रतिवेदन, वित्तीय व्यवस्था का अनुमान और वित्तीय कार्यक्रमों का प्रस्ताव सम्मिलित रहता है। इस प्रकार वार्षिक आय व्यय के विवरण पत्रों को ही बजट कहते हैं।
बजट को मुख्यतः 3 भागों में तैयार किया जाता है: शैक्षिक योजना, व्यय योजना, आय योजना। विद्यालय बजट विद्यालय के आधार पर तैयार किया जाता है और उसी के अनुरूप आय और व्यय निश्चित किया जाता है। विद्यालय बजट की प्रक्रिया: एक तो बजट बनाने की तैयारी। बजट बनाने की तैयारी के अंतर्गत शैक्षिक लक्ष्य, शैक्षिक आवश्यकताएं, शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक योजनाएं आदि का उद्देश्यों के अनुरूप निश्चय करना होता है। बजट की संरचना: बजट की संरचना में आय और व्यय प्रमुख कारक होते हैं। इन कारकों के भी 2 भाग होते हैं: आवर्तक, अनावर्तक। व्यय के अंतर्गत प्रथम आवर्तक व्यय में शिक्षकों अथवा अन्य स्टाफ का वेतन, सफाई, मरम्मत आदि पर होने वाला व्यय होता है। दूसरा अनावर्तक व्यय। इस व्यय से स्थायी परिसंपत्तियां बनती हैं। इसका भौतिक प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। इसमें भावनाओं का निर्माण, भावनाओं नहीं, यहाँ पे भवनों का निर्माण, इसमें भवनों का निर्माण, उपकरण और फर्नीचर का क्रय, खेल के मैदान का निर्माण भी इंक्लूड यानी शामिल होता है। फिर आता है बजट का अंतिम रूप। आय व्यय का योग लगभग बराबर होना चाहिए, यानी कि आय और व्यय, कितना पैसा आ रहा है कितना खर्च हो रहा है, बराबर होना चाहिए, तभी बजट बैलेंस रहेगा। आवश्यकता के हिसाब से बजट में अचानक खर्च की व्यवस्था भी करनी चाहिए कि अगर कभी कोई अचानक खर्च आ जाए तो वो भी हम झेल लें, जिससे प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा ना हो। बजट की स्वीकृति: बजट को अंतिम रूप प्रदान करने के पश्चात उसे प्रशासकों और विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके सुझावों के आधार पर संशोधन भी किया जाना चाहिए। बजट का क्रियान्वयन: बजट स्वीकृत होने के बाद उसी के अनुरूप धन का व्यय किया जाता है। बजट क्रियान्वयन में व्यय की तुलना में आय के स्रोतों का भी अधिक महत्व है। 60 नंबर क्वेश्चन है और उसके बाद क्लास हमारी एंड हो जाएगी। देखिए, प्रशासन का द्वितीय आधारभूत कार्य संगठन है। ठीक है, संगठन से संबंधित कार्य। संगठन एक व्यवस्था है जिससे मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रशासन के संगठन संबंधी विविध कार्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। किस प्रकार समझ सकते हैं? एक तो काम को सरल और लाभप्रद बनाना। देखिए, कुशल संगठन प्रशासनिक कार्यों को सरल बना देता है। इसके फलस्वरूप प्रशासन और प्रबंध की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार अच्छा संगठन कार्यकर्ताओं की योग्यता और अनुभव का लाभ उठाता है, जबकि अयोग्य संगठन उद्देश्य पूर्ति में सहायक नहीं हो पाता और उद्देश्य विहीन कार्यों में समय की बर्बादी करता है। समझ गए? मूल्यवान चरित्रवान कार्यकर्ता तैयार करना। कुशल संगठन ईमानदार, परिश्रमी, समर्पित, उच्च मूल्य और नैतिक चरित्र से युक्त कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। संगठन की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों को तैयार करता है, उनका नैतिक विकास करके भ्रष्टाचार को रोकता है। इस प्रकार अच्छा संगठन कार्यकर्ता को मूल्यों से युक्त करता है और उसमें विविध चारित्रिक मूल्यों का विकास करके संगठन को प्रभावशाली बनाता है। अगला पॉइंट, संरचनात्मकता का विकास करना। कुशल संगठन कार्य की महत्ता, इंपॉर्टेंस को स्वीकार करता है, उसे क्रमबद्ध करता है और संगठन की प्राथमिकता के आधार पर काम का वितरण और व्यवस्था भी करता है। इस प्रकार कार्य विभाजन से कार्यकर्ता में संरचनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है और वो कम समय और कम खर्च में अधिक से अच्छा हमें रिजल्ट भी मिल जाता है। विभिन्न कार्यों और साधनों में सामंजस्य स्थापित होना, उसके बीच कोऑर्डिनेशन। कुशल संगठन विशिष्टीकरण, वर्गीकरण के द्वारा कार्यों में समन्वय स्थापित करता है और मानवीय एवं भौतिक साधनों को इस प्रकार समन्वित करता है ताकि कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इससे विकास की दर में तेजी आती है, प्रशासनिक विकास में सहायता भी मिलती है। विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना। कुशल संगठन कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रशासन में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान करता है और उनकी कुशलता तथा योग्यता का अधिकतम लाभ प्राप्त करके संगठन के विकास को तीव्र गति भी प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे, संगठन से संबंधित क्या काम होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी क्लास। कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा कंटेंट पढ़ें और आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।